हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा कंप्यूटर टाउन में। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने क्या देखा था? क्रॉस प्रोडक्ट में हमने जो फॉर्म में देखा था, जगह वेक्टर फॉर्म में दिया है, वैल्यू दिया है, तो उसका कैसे निकालना है ए क्रॉस बी। और दूसरा, अगर आई जे के फॉर्म में दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। जो हमने कल देखा था उसमें मैंने देखा था कि जो वेक्टर फॉर्म में दिया है, ये ए वेक्टर सी वेक्टर दो वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। और इसको कैसे लिखते थे? ए क्रॉस बी लिखते थे। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। थीटा क्या होता है? वेक्टर है। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? अगर डायरेक्शन ए से बी की तरफ तो बाहर, तो बी से ए की तरफ तो इसे चर्चा हो गई थी। और आई जे के फॉर्म में लिखा था हमने। आई जे निकाला तो ए क्रॉस बी, अगर आई जे के फॉर्म में दिया है तो लिखेंगे ए क्रॉस बी, डब्बे के अंदर लिखते थे ऐसे। देखो यहाँ हमारे आई, यहाँ हमारे जे, यहाँ हमारे के 1 2 3 1 2 3, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, ऐसे करके हम ए क्रॉस बी निकालते थे। कहाँ तक चर्चा हो गई? तो आप स्टार्ट करेंगे बेटा कि मेरा प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ना, क्या एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं एप्लीकेशन क्या होता है। और ध्यान से पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। यहाँ 5 एप्लीकेशन टोटल लिखाऊंगा मैं। एप्लीकेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो पहले पार्ट्स होता है। थोड़ा देखो कि पहली बात तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेना है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कैसे निकालोगे? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? क्योंकि हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस तरह से अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल का, कैसे निकाल देते हैं? इस तरीके से बेस का लेंथ, ये हाइट हो जाता था h, इसका एरिया कैसे लिखते थे? हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसे लिखते थे। लेकिन अगर यहाँ पे जो साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, वो वेक्टर फॉर्म में देंगे तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो तरीके से ए बी सी, ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर दे दिया, ए और बी वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है। तो इसका क्या निकालना है? एडजेसेंट साइड और थीटा दे रखा है। इसका क्या निकालना है? मुझे एरिया निकालना है। ओके सर, ये जो लेंथ होगा, और ध्यान से देखो, ओके ये लेंथ ए के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर डाल लेंगे ए वेक्टर के ऊपर, ए हाइट होगा। और ध्यान से देखो कैसे बनेगा, क्या कुछ ए बी, ये हाइट, ये बी का मैग्नीट्यूड है, हाइट ए थीटा दिया, तो हाइट क्या हो जाएगा? बी के टर्म में बी sin थीटा। एरिया कैसे लिखते हैं? एरिया लिखते हैं हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे तो एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाफ बेस किसके बराबर हो जाएगा? ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। और बी हाइट कितना हो जाएगा? बी sin थीटा। तो बड़ा कितना आ गया? ये हाफ ऑफ, तो ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड से हाफ से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बड़ा देखो दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी होता है तो क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका प्रॉपर्टी बी में क्या देता है? ये एरिया देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर दो साइड पैरेलल होंगे और दो साइड पैरेलल होंगे, अब एंगल होगा दोनों साइड में वो 90 डिग्री नहीं होता है, तो वो कुछ एंगल बनता है। ये एरिया, ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम का साइड भी ऐसे दे दे बेटा वेक्टर के फॉर्म में, अगर पैरेललोग्राम का साइड के फॉर्म में दे दे वेक्टर के फॉर्म में, ये ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है। पहले ये थीटा एडजेसेंट के एडजेसेंट साइड दे रखा है और एक थीटा दे रखा है। और इसमें पूछे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहली बात तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? देख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बना देता हूं, अच्छा लगेगा। छोटा
एरिया पैरेललोग्राम कैसे लिखोगे, और इसका एरिया लिखना तो कैसे लिखते थे, बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये एरिया पैरेललोग्राम होता है। तो कहोगे बेस तो हमें पता है, बेस किसके बराबर होगा, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। देखो ध्यान से, तो ये वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, मान लीजिए तो h हो गया। फिर देखो बेटा एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है BH, तो h b के टर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि h b के टर्म में हो जाएगा b sin थीटा। एरिया कितना हो गया, क्योंकि बेस a का मैग्नीट्यूड और ये किसके बराबर हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। देखो यहां से क्या बन के आया, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये एरिया पैरेललोग्राम होता है, एरिया पैरेललोग्राम होता है। बहुत ध्यान से देखो बेटा, इनमें फॉर्मूला और आता है तो यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, याद रहेगा तो ठीक है कि अगर मुझे डायगोनल, दो डायगोनल दे दे, ऐसे दे दे, ये d1 और ये d2, इसको बोला d1, इसको बोला d2। अगर डायगोनल दिया है तो एरिया पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा, एरिया पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है पहले हाफ लगा दो, फिर d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। कभी याद कर लो, आगे इसका डेरिवेशन क्वेश्चन रूप में करेंगे। d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दो प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा प्रॉपर्टी तो बड़ा कहानी होता है इसका। सर तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, और निकालते हैं टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क किसी चीज को चलाना, किसी चीज को चलाना तो उसे फोर्स की जरूरत होती है, किसी चीज को घुमाना किसी जरूरत होगी टॉर्क की। तो बेटा फोर्स से ही टॉर्क आता है, फोर्स से ही टॉर्क आता है। टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस s। r क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर, r क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर किसका बेटा, फोर्स का, फोर्स का पोजीशन वेक्टर है। r क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, फोर्स का। s क्या है मेरा, जो फोर्स मैं लगा रहा हूं किसी बॉडी को घुमाने के लिए, किसी बॉडी को जो फोर्स लगा रहा हूं किसी बॉडी को घुमाने के लिए, क्योंकि बेटा मुझे क्या देखना है, टॉर्क है, टॉर्क है ना। टॉर्क क्या होता है, किसी बॉडी को घुमाना टॉर्क, या किसी जगह पड़ेगी टॉर्क की, किसी बॉडी को चलाना फोर्स की। और ध्यान से देखो बेटा, अगर मान लो कि मान लो मेरे पास एक ये है दरवाजा है, हम दरवाजे पर फोर्स लगाते हैं तो ऐसे खुल जाता है, ऐसे ऐसे यहाँ फोर्स लगाते हैं, खींचते पकड़ तो ये खुल जाता है। तो कहोगे ये इसके अबाउट रोटेट करता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया मेरा, फोर्स लगाया खुला, तो कहोगे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को क्या करना होता है, ओरिजिन बनाने पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए क्या कुछ करना होता है, ओरिजिन। तो मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ओरिजिन मान लिया, वो जहां पे लगा उस यहां से लेके यहां तक की दूरी को पोजीशन वेक्टर से लिखा है। देखो मैं ऊपर से देख के बनाने की कोशिश करूंगा कि मेरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे बहुत दरवाजा काट रहा है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बहुत काट रहा है। ये मेरा दरवाजा हो, ऊपर से देख रहा हूँ तो पोजीशन वेक्टर आ गया R, और यहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा है F। ठीक है, अब अगर टॉर्क का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कहोगे अगर इसका मैं थीटा एंगल यहां से मान लेता हूं तो टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस, टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस। तो r क्रॉस है जैसे a क्रॉस b लिखते थे, तो a क्रॉस b में पहले वेक्टर एंगल खोजते थे। वेक्टर एंगल कैसे खोजते थे, a और b का एक से टेन मिलाते थे, छोटा वाला एंगल वेक्टर एंगल होता था। अच्छा तो a से टेन मिलाना होगा, यहां हेड टेन मिल रहा है, बात नहीं बनेगी। हां सर, वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है फिर स्टेट कर सकते हैं, तो मैंने r को इधर स्टेट कर दिया, तो ये थीटा, तो ये थीटा। अब r के पास अब देखो, r से f की तरफ, r से f की तरफ, टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ गया, अंदर। तो अगर इस एक्सिस रोटेशन में टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर। यहां टॉर्क का डायरेक्शन नहीं लिखते, एक्सिस रोटेशन में टॉर्क का डायरेक्शन लिखते हैं, ये एक्सिस रोटेशन हो गया।
इसके ऊपर या इसके अंदर, तो आपका डायरेक्शन इधर आ गया अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे किस तरीके की होती है, ये टॉप क्रॉस प्रोडक्ट। तो तीसरा बड़ा जरूरत होता है इसका, ये सब हम जब पढ़ेंगे नोटेशन, जब हम पढ़ेंगे नोटेशन तो मत मत के उसमें आएगा। तो अभी बस हमें फार्मूला याद रखना चाहिए, टॉप इक्वल टू आर क्रॉस है। इसी तरह बेटा फार्मूला हम यूज करते हैं हम। चौथा एंगुलर मोमेंटम, ये कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। एंगुलर मोमेंटम को अगर कोई मास है, अगर वो चल रहा है तो मोमेंटम गेन करेगा। सिंपल वाला समझ लेना, उसी को तुम्हें समझाना मोमेंटम क्या होता है। तो कोई मास पड़ा हुआ है, उसे देख के क्या फील होता है, जैसा मास है तो उसके अंदर शक्ति है। अगर मैं उसको वेलोसिटी दे दूंगा तो अंदर और शक्ति आ जाएगी। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, एक तरह शक्ति बनता है, ताकत। उसे कहते हैं मोमेंटम। अगर मेरे पास कोई छोटा सा पार्टिकल है तो मास है और मैं इसको वेलोसिटी दे दूं, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो मोमेंटम कितना लिखते हैं, v इक्वल होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा m into v। मोमेंटम इज वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन बात करनी है मुझे किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं l से। तो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको बोलते हैं मूवमेंट का मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम। अरे मूवमेंट का कितना लेना है, मोमेंटम का मूवमेंट लेना है r क्रॉस p। p क्या है मेरा, लीनियर मोमेंटम। तो आगे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम क्या फर्क है। मान लो कोई मास से चल रहा है सीधे स्ट्रेट लाइन में, फिर लीनियर मोमेंटम। अब मैं इस मास को देख रहा हूं, अभी आगे बढ़ रहा है, फिर मेरी मुंडी हिलेगा, तो मेरे ये एक्सियल रोटेशन हो गया, ये देखो ऐसे हिली तो ये एक्सियल रोटेशन हो गया। अभी क्या प्रूव करेगा, पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम दो चीज का लिखते हैं हम, एक तो पॉइंट मास या मास का सिंगल मास जो भी बोलो, एक लिखते हैं रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी का आएगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा I इक्वल टू I, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है I इनटू V। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम अगर रिजिड बॉडी में लिखेंगे तो मास रिप्लेस होगा I से, V रिप्लेस होगा ओमेगा से, तो I इनटू ओमेगा लिखते हैं। लेकिन आप पॉइंट मास की बात कर रहे हैं तो R क्रॉस है, तो हमारे मुंडी यहाँ थी, ये नाच रही थी, तो ये एक्टिव रोटेशन हो गया। इसको मैंने पोजीशन वेक्टर से दिखा दिया। रात में ये थीटा है, R को स्ट्रेट किया, ये थीटा बना, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो R से P की तरफ। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, अंदर। इसकी चर्चा हम करेंगे बेटा कहाँ पे, बहुत खतरनाक चर्चा होगी जब हम पढ़ेंगे रोटेशन। इसी तरह बेटा इसका यूज एक जगह आता है लीनियर वेलोसिटी निकालने में, और ज्यादा हम नहीं बता रहे वेलोसिटी निकालने में। लीनियर वेलोसिटी निकालने में इसकी चर्चा कभी करते हैं। तो जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r। इसकी चर्चा हम रोटेशन में सर्कुलर मोशन में करेंगे। ओमेगा क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी, r क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगर सर्कुलर मोशन में होगा, देखो कोई भी सर्कुलर मोशन में चल रही है, कोई भी सर्कुलर मोशन चल रही है, रेडियस r, ये लीनियर वेलोसिटी v होगा और मेरा से घूम रहा है। v r v रिलेशन देता है टू क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी छोटी मोटी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। डायरेक्ट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि दो प्रोडक्ट दे देगा, कहता कि इसका पहले एरिया बता दो, इसका एरिया बता दो, और एक चीज और भी कर बेटा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया था। अगर टू वेक्टर है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, नोट में लिखना है इसको, और ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो a1 i है प्लस b1 j है प्लस c1 k है, और b वेक्टर दिया हुआ है a2 i है माइनस b2 j है प्लस c2 k है, और a और b पैरेलल है
तो बड़ा देखो जब ए और बी पैरेलल होता है इसका प्रॉपर्टी होता है जो आई का रेशियो होता है वही जे का रेशियो होता है वही ए का रेशियो होता है। तो अगर ए और बी पैरेलल है तब ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a1 by a2 इसके बराबर होगा इसके रेशियो, b1 by माइनस b2 इसके बराबर होगा c1 by c2। ये प्रॉपर्टी होती है जब दो पैरेलल में होते हैं, दो पैरेलल में होते हैं। आपको शुद्ध तो नहीं आना है, कुछ शुद्ध तो नहीं। यहाँ पे मेरा वेक्टर चैप्टर लगभग लगभग सब कुछ खत्म है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर साइन छूट रहा है क्या, प्रोजेक्शन देखो मैं बता देता हूँ। देखो दो वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये कैसे निकालते हैं, तो बड़ा जल्दी। ये अगर दो वेक्टर है, ये मेरे पास ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। ये थीटा है, तो बोला है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर बिलोंग ए वेक्टर, उसको कैसे निकालोगे। तो भाई बी का प्रोजेक्शन ए बिलोंग पूछ रहा है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बेटा। और जब कभी भी प्रोजेक्शन पूछेगा मतलब क्या हुआ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बिलोंग, प्रोजेक्शन मतलब हुआ कि प्रोजेक्शन कि उसका मैग्नीट्यूड इतना वेक्टर ए के बिलोंग, ऐसा नया वेक्टर बनाओ कि जो जिसके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, बी के बराबर हो, इसके पास मैग्नीट्यूड किस लेंथ के बराबर हो, डायरेक्शन किधर हो, ए के डायरेक्शन में। तो कहोगे ये वाला लेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं, ये वाला लेंथ कितना होगा, d cos थीटा। देखो ध्यान से, अच्छा तो जो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर, मान लो कोई नया वेक्टर बना सी वेक्टर, तो जो सी वेक्टर हुआ वो ध्यान से उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना है, d cos थीटा उस वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर किसका, ए का यूनिट वेक्टर है, ये लिख सकते हैं ना। देखो अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा। तो मैं b cos थीटा को कितना लिख सकता हूँ, b cos थीटा को लिख सकता हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a वेक्टर। जाएगा तो अभी जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी अराउंड a वो कितना हो जाएगा, इसको a वेक्टर भी लिख सकता हूँ, b वेक्टर भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर। ओके a बाय a, देखो a वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, a वेक्टर को लिख सकते हो a का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, आप यूनिट वेक्टर कितना लिख सकते हो, a का वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आप, और a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आप क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट इनटू, इनटू है डॉट मतलब देना, इनटू है इनटू यूनिट वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग ए ये आ गया। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, उल्टा क्या पूछ लेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, उल्टा क्या पूछ सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। फार्मूला कैसे इसका पूछी तरह चलेगा, जो नया वेक्टर बना उसको मैंने स्क्लेरेंस बोल दिया, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो a की जगह क्या आ जाएगा, b का यूनिट वेक्टर डॉट a, इससे मल्टीप्लाई करोगे b के यूनिट वेक्टर से करोगे, ये मेरा आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब इसका न्यूमेरिकल का सीरीज लाइन ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे, और तब वेक्टर खत्म होगा। और न्यूमेरिकल का सीरीज लाने वाले फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जो वेक्टर का थ्योरी वाला क्वेश्चन था वो लगभग खत्म हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट में हम इसके आगे न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे।